हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 7 लेकर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता के बारे में, समन्वय संख्या के बारे में। समन्वय संख्या जिसे आप लोग उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। साथ में रिक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो रिक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। अगर टाइम बचता है तो उसके बाद हम लोग निविड संकुलन के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ठोसों के जो यौगिक सूत्र होते हैं उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझे थे। मुझे खुशी है काफ़ी स्टूडेंट मुझसे टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे और मैं उन्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताया। कुछ लोगों तो कॉल करके मैंने बताया, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। लास्ट लेक्चर का पीडीएफ थोड़ा मैं एक दिन लेट आप लोगों को दिया था, जिसमें मैं आपको जो क्वेश्चन कराया था क्लास में वो क्वेश्चन भी था, साथ में मैं कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो सभी लोग क्वेश्चन को किए होंगे, जो नहीं किए हैं आप सभी लोग फिर से क्वेश्चन को कर डालिए। और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्हें पीडीएफ नहीं मिला है, आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे? वैसे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप लिंक के जरिए जाकर जुड़ सकते हैं, लेकिन लिंक कभी कभी नहीं खुलता है। जब लिंक पर ज़्यादा वर्डन हो जाता है तो आप क्या करना, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर देना अल्फा इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी आ जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आ जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में दोनों को ज्वाइन कर लेना। वैसे टेलीग्राम ग्रुप जो है 2022 की स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, ठीक है। या फिर आप सभी लोग और अच्छे से पूरा पीडीएफ एक साथ चाहते हैं, जहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह भी मिलेगी, जैसे 1-2 चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद, और असाइनमेंट टेस्ट मिलेगा, और उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर होता है डीपीपी जिसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वह है बेंजीन बैच, जो कि एकदम फ्री में है आप सभी के लिए। कैसे ज्वाइन करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें मैं आपको बताया हूँ कैसे बेंजीन बैच में ज्वाइन हो। आप जाकर उस लिंक को खोलकर देख लीजिए कैसे कैसे ज्वाइन होना है, वहाँ पर उस तरह से जाकर ज्वाइन हो जाइए। बेंजीन बैच का कोड देखिए, ये है अल्फा 22CHE, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर है। अगर आपको ज्वाइन होने में कोई समस्या होती है तब पहले एक बार अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद करना, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा कॉल और मैसेज आ जा रहे हैं कि 3-3, 4-4 दिन बाद हम किसी को रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। अब 3-4 दिन लगेंगे तो आपके समय बेकार होगा, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग एक बार अपने से ट्राई करके तब वहाँ पर या तो आप व्हाट्सएप कर देना, सर मुझे बेंजीन बैच में ज्वाइन होना है, या फिर टेलीग्राम कर देना। वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी उससे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट नए होते हैं, डेली क्लास में पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर कोड क्या है। तो कोड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बैच कोड, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत हुआ कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है आप टेलीग्राम वगैरह भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। सबसे पहले हेडिंग कर दीजिए आप सभी लोग संकुलन क्षमता के बारे में। सबसे पहले समन्वय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, ठीक है। सर ये समन्वय संख्या कैसे पूछता है? एक लाइन का डिफिनीशन पूछता है समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या एक लाइन का डिफिनीशन पूछता है, या फिर कभी कभी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपसे पूछ देगा कि SCC का समन्वय संख्या बताइए, FCC का समन्वय संख्या बताइए, या फिर BCC का समन्वय संख्या से बताइए, या फिर CCP का समन्वय संख्या बताइए। ये ऐसे पूछ देता है तब समस्या आ जाती है। तो सभी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे काम होता है ये सभी चीज़ें बताते हुए, ठीक है। तो समन्वय संख्या सबसे पहले समझिए क्या होता है। इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं, या फिर उप सह संयोजन संख्या। समन्वय संख्या या फिर उप सह संयोजन संख्या, समन्वय संख्या या फिर उप सह संयोजन संख्या, ये दोनों कहा जाता है। इसमें क्या होता है सीधी सी बात समझना। इधर आइए सभी लोग। मान लीजिए मैं ऐसे 3 गोले रखे गए हैं, इस तरह से 3 गोले रखे हैं। हम इस गोले को उठाते हैं। इस गोले से देखिए एक तो ये गोला सटा हुआ है, एक यह गोला सटा हुआ है, तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? समन्वय संख्या समझिए पहले, उसके बाद डिफिनीशन लिखनी है, मैं बताऊंगा। समन्वय संख्या 2 हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से मैं यहाँ पे गोला रखा हूँ, इस तरह से, इस तरह से ये गोला रखा हुआ हूँ, तब इसका समन्वय संख्या क्या होगा? मान लीजिए ये बीच का ये आपका गोला है, इसका मैं समन्वय संख्या आपसे पूछता हूँ, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी समन्वय संख्या 6 होगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कोई भी गोला है उसके पास में जितने भी परमाणु या अवयवी कण से वह सटा हुआ है, संपर्क में जितने भी कणों से वह है, वही संपर्क में कणों की संख्या को इस
उसका समन्वय संख्या कहते हैं। किसी ठोस के कण विशेष से संपर्क में स्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं या उपसर संयोजन संख्या कहते हैं। आप लिख सकते हैं किसी ठोस के कण विशेष, किसी ठोस के कण विशेष से के संपर्क में स्थित कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे लिख लेना आगे। यानी किसी भी कण, ये कण है, इसके जितने कण इसी संपर्क में रहेंगे उसे इसका समन्वय संख्या कहेंगे। यह कण है, इस कण से जितने कण इसके संपर्क में रहेंगे उसको इसका समन्वय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसका समन्वय संख्या कितना है? 6 है। इसका समन्वय संख्या कितना है? 2 है। बात समझ में आई? कोई भी कण ले लीजिए, उसके पास में जितने लोग बैठे रहेंगे उसे उसका समन्वय संख्या कहेंगे। आप क्लास में बैठे हैं, आपके आगे पीछे बगल अगल जितने लड़के या लड़कियां बैठी होंगी उसी को आपका समन्वय संख्या कहेंगे, जो भी आपके अगल बगल बैठा रहेगा। आप बस में बैठे हैं, बस के इस सीट पर आगे पीछे जितने लोग बैठे रहेंगे आपसे संपर्क में, उन सभी लोगों की संख्या को आपको समन्वय संख्या कहेंगे। समन्वय संख्या सभी को समझ में आया? देखो, मेरा उद्देश्य समझाते हुए चलना, भले 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेना हो तो क्या है। ठीक है, देखिए समन्वय संख्या क्या होता है। डिफिनेशन आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना, इस फिगर से समझ सकते हैं ना। किसी भी कण विशेष से संपर्क में स्थित कणों की संख्या को उसके समन्वय संख्या कहते हैं। कोई भी कण विशेष ले लें, उसके संपर्क में स्थित जितने कण होंगे उसकी संख्या को उसका समन्वय संख्या कहेंगे। ठीक है, ओके। समन्वय संख्या सभी को समझ में आया है? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सभी लोग समझ में आया सभी को ना? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग समन्वय संख्या से आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? समन्वय संख्या से आगे चलते हैं। अब संकुलन क्षमता या फिर संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। संकुलन क्षमता क्या होता है? हेडिंग कर लीजिएगा सभी लोग, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है? संकुलन क्षमता देखिए, समझिए सभी लोग, पहले समझिए सभी लोग। देखिए, मान लेते हैं हम लोग कोई एक डब्बा है इस तरह से। ठीक है, इस डब्बे का आयतन भी है। ठीक है, इस डब्बे का आयतन भी है। क्या ये कोई डब्बा है? इस डब्बे का आयतन भी है। इसमें कोई छोटा सा ये परमाणु रखा है, इसका आयतन जो है आप मान लीजिए कैपिटल भी है। ठीक है, कैपिटल भी है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा ये परमाणु रखा है जिसका आयतन स्मॉल भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस कैपिटल वी, ये जो कैपिटल वी नीचे रखेंगे, स्मॉल यू इसको ऊपर रखेंगे। तो इस दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन तथा पूरे क्रिस्टल जालक के आयतन को के अनुपात को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। बात समझिएगा सभी लोग, पॉइंट की बात है। कोई भी पात्र है, मान लीजिए आपके घर की बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी है, बाल्टी में पूरे बाल्टी पानी भरा हुआ है। तो पूरे बाल्टी के पानी का आयतन नीचे रखेंगे। ठीक है, ऊपर रखेंगे क्या? आपका ऊपर क्या रखेंगे? आप मान लीजिए उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लिए, तो 1 गिलास पानी का आयतन, दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? संकुलन क्षमता या समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या कहते हैं। संकुलन क्षमता क्या होता है? क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन। क्रिस्टल जालक के कोई पढ़ाता नहीं ये सब यूट्यूब पे, ना जान लीजिए। क्रिस्टल जालक क्यों नहीं पढ़ाता है मालूम है आप लोगों को? क्योंकि ये सभी चीज़ें थोड़ा टफ मानी जाती हैं। जालक के अवयवी कणों का आयतन, सब लोग इसे क्या करते हैं? पेड क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन ऊपर रखते हैं। ठीक है, जो अवयवी कण मतलब जैसे ये जैसे कोई भी बाल्टी था, इस बाल्टी में ये पानी भरा हुआ था, पानी इसका अवयवी कण हो जाएगा। पानी से भरा हुआ था ना, पानी उसका अवयवी कण हो गया है। ठीक है, तो ऊपर क्या रखेंगे? 1 गिलास पानी का आयतन, मतलब उसके अवयवी कण का आयतन। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे? पूरे क्रिस्टल का आयतन। क्या? पूरे क्रिस्टल का आयतन या क्रिस्टल का कुल आयतन। क्रिस्टल का कुल आयतन। बात समझ में आई? समझिएगा सभी लोग, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल का कुल आयतन, ये दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। इसमें 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, ये आपका संकुलन क्षमता होता है।
ठीक है, ये संकुलन क्षमता का सूत्र भी है, ये पूरा संकुलन क्षमता का कंसेप्ट है। फिर से समझिएगा सभी लोग, किसी क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन तथा पूरे क्रिस्टल के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल जालक है, उसके अवयवी कणों का आयतन बटे कुल पूरे क्रिस्टल का आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? समन्वय या संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? संकुलन क्षमता वाली मैटर सभी को समझ में आया? क्रिस्टल जालक के संपूर्ण आयतन, नीचे संपूर्ण आयतन होगा, उस पर कण विशेष का आयतन होगा, इसके अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। बात करते हैं, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जो कि आपके एग्जाम पूछता है, एससीसी के लिए संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता आप इसे याद कर लीजिएगा, वैसे इसको हम लोगों को निकालना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछता इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूं। ठीक है, कभी कभी पूछा है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे करा दूंगा, जब मुझे ज़्यादा जरूरत समझ में आएगी तो मैं करा दूंगा। अभी आप लोग याद कर लीजिए, एससीसी के लिए संकुलन क्षमता क्या होता है? एससीसी के लिए संकुलन क्षमता होता है 52%। ठीक है, और एससीसी के लिए समन्वय संख्या ये क्या होता है? एससीसी के लिए समन्वय संख्या मतलब आपको मैंने बताया था, कोई भी परमाणु है उसके चारों तरफ स्थित परमाणु, एससीसी के लिए समन्वय संख्या क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, बात करते हैं एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता। एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता 74% होता है, 74% होता है। और समन्वय संख्या कितना होता है? समन्वय संख्या, ये समन्वय संख्या क्या होता है? एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता कितना होता है? 74% होता है, और समन्वय संख्या इसके लिए 12 होता है। यानी ये 12 परमाणु, एफसीसी के एक परमाणु 12 परमाणुओं से घिरे होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर बीसीसी के लिए, एक साथ आप कहीं पे नहीं ऐसे पाएंगे, के लिए संकुलन क्षमता। बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता क्या होता है? बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता क्या होता है? 68% होता है, 68% होता है। और इसका समन्वय संख्या कितना होता है? समन्वय संख्या क्या होता है मालूम है आप लोगों को? समन्वय संख्या होता है 8। बीसीसी के लिए समन्वय संख्या 8 होता है। ठीक है, बीसीसी के लिए समन्वय संख्या 8 होता है। बात को समझिएगा सभी लोग। देखिए, एससीसी के लिए 52% होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, यस से 5 है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, यस से, देखिए यस है और 5 है, तो याद हो गया आपको। इसका समन्वय संख्या कितना होता है? 52%। सीसी मतलब 6, यानी 6 है, यानी इसका समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है, यानी इसका संकुलन क्षमता 52%, समन्वय संख्या 6 होता है। ठीक है, एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी का कितना होता है? 74% होता है। मैं 7 को देखिए इस तरह से बीच में काटा हूं, क्यों? क्योंकि एफ को इस तरह से कटा होता है, तो 74% आपको याद हो जाएगा। एफसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है? 74% होता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। अब इसका समन्वय संख्या क्या होगा? देखिए, एफसीसी का समन्वय संख्या कैसा होगा? ठीक है, कितना होगा? देखिए 6 ये है, तो इसका 12 होगा। ठीक है, ये देखिए बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान कितना होता है? 68। ठीक है, 68 कैसे याद रखेंगे? देखिए ये बी है, बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 की तरह, इस तरह से, तो यानी 8 मतलब 8 हो जाता है। यह बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता 68% होता है, इसका समन्वय संख्या भी 8 होता है, ये 8 से आप याद रख सकते हैं। बीसीसी के लिए 8 होता है, एफसीसी के लिए 74 होता है, और ये 52 होता है। ठीक है, 52 होता है। इस तरह से इसे आप याद कर लीजिएगा। मैं याद करने का ट्रिक भी आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर आगे पढ़ोगे निविड़ संकुलन, उसमें एक चीज़ आपको मिलेगी, ये तीनों चीज़ों के बारे में तो मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूँ। आगे जब निविड़ संकुलन पढ़ेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा एचसीपी और सीसीपी। इन दोनों के लिए ये दो संरचना मिलेंगी, एचसीपी तथा सीसीपी। इन दोनों संरचनाओं के लिए अभी आप याद कर लीजिए संकुलन क्षमता। ठीक है, क्या होता है संकुलन क्षमता? संकुलन क्षमता कितना होता है? वही 74%, यानी इसके बराबर होता है, एफसीसी के बराबर होता है। और इसका समन्वय संख्या भी इसी के बराबर होता है। समन्वय संख्या भी इसका 12 होता है, मतलब इसी के बराबर होता है। एचसीपी या सीसीपी के लिए संकुलन क्षमता 74% होता है, इसका समन्वय संख्या 12 होता है।
ठीक है, यानी इसी के बराबर होता है। तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके BHU BSc में या फिर DU BSc का पेपर देखेंगे या फिर JNU वगैरह का पेपर देखेंगे तो वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ से सीधे क्वेश्चंस बनता है, इसका समन्वय संख्या, इसका संकुलन क्षमता, साथ में इन दोनों के जो 2 परमाणुओं के बीच की दूरी होती है उसके बारे में, इनकी परमाणु जो होते हैं उनकी त्रिज्या के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा, परेशान मत होना। अभी मैं आपका साथ नहीं छोड़ा हूँ, आपको पूरी साल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप बस लगे रहना। पहले मेरा उद्देश्य यह होगा चैप्टर के उन पॉइंट्स पर हम वार करें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद उन पॉइंट्स को वार करें जहाँ से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लास्ट में उनको वार करेंगे जो नहीं पूछे जाते हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले उन्हीं को तैयार करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पहला टारगेट आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम। बोर्ड में अच्छा पता दिलाना, अच्छा परसेंटेज दिलाना मेरा काम है। बस डेली आप लोग क्लास में प्रेजेंट होइए। नीचे प्रेजेंट सर अभी तक आप लोग नहीं लिखे हैं तो प्रेजेंट सर जरूर लिख दीजिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं आप सभी के लिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग रिक्तियों के बारे में पढ़ें, आप सभी लोग फटाफट इसे नोट कर लें। तो हम लोग रिक्तियों के बारे में पढ़ने स्टार्ट करें, रिक्तियों के बारे में कि क्या होता है रिक्तियाँ, रिक्तियों के बारे में। रिक्तियां, ठीक है, हेडिंग करिएगा रिक्तियां। बहुत इजी से कंसेप्ट है रिक्तियां का, बस समझ लीजिए सभी लोग। हेडिंग कर लीजिएगा रिक्तियां। क्या होता है रिक्तियां? देखिए हमने क्या किया, 2 परमाणुओं को रखा इस तरह से, 3 परमाणुओं को रखा, इनके बीच में देखिए ये जगह बचा हुआ है, इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। ये जगह जो बचा है इसी को रिक्तियां कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने यहाँ पर 3 परमाणु को इस तरह से रखा, तो यहाँ पर ये जगह बचा हुआ है ना, ये जगह देख रहे हैं, ये वाला जगह, ये वाला जगह देख रहे हैं आप सभी लोग, ये वाला, ये जो जगह बीच में ये बचा हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, रिक्तियां कहेंगे। क्या कहेंगे, रिक्तियां कहेंगे। ठीक है, मैंने मान लीजिए 4 परमाणु इस तरह से रखा, इस तरह से 4 परमाणु रखा मैंने इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए ये रिक्ति बना, ये जो खाली जगह बना है इसी को हम लोग रिक्तियां कहेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को रिक्तियों के बारे में? रिक्तियां किसे कहते हैं, 3 परमाणु को रखने पर ये जो खाली जगह बन रहा है इसे हम लोग रिक्तियां कर रहे हैं। 4 परमाणु को रखने पर जो खाली जगह बन रहा है इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्तियां कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? बोलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, बात समझ में आ रही है सभी को? रिक्तियां किसे कहते हैं? देखिए 3 परमाणु रखने पे ये खाली जगह जो बन रहा है इसे रिक्तियां कर रहे हैं, 4 परमाणु रखने पे जो खाली जगह बन रहा है उसे रिक्तियां कर रहे हैं। तो रिक्तियां का डिफिनीशन क्या होगा, जब किसी क्रिस्टल को सघन संकुलित होते हैं तो क्रिस्टलों के मध्य कुछ खाली जगह हो जाता है, कुछ खाली जगह हो जाता है या कुछ खाली रिक्त स्थान हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। जब कोई, लिख सकते हैं यहाँ पर, जब कोई क्रिस्टल, जब कोई क्रिस्टल सघन संकुलित होता है, क्रिस्टल जालक, सघन का मतलब पास पास, संकुलित होता है, संकुलित का मतलब पास पास रखा जाता है। क्योंकि देखिए बुक का डिफिनीशन है, बुक का डिफिनीशन लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। समझाने के लिए मैं आपको समझा दिया रिक्तियां किसे कहेंगे, लेकिन ये डिफिनीशन आप लोग लिखोगे तो अच्छा रहेगा। जब कोई क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होता है, सघन संकुलित होता है, जब कोई क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होता है तो उनके बीच स्थित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। उनके बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। जो कोई भी जालक है अगर वहाँ सघन संकुलित होता है तो उस संघनन संकुलित होने में उनके बीच जो रिक्त स्थान बचता है उसी को क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। जो जालक संघनन संकुलित होता है तो उनके मध्य कोई रिक्त स्थान बचेगा बीच में, उसी को क्या कहेंगे, रिक्तियां कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? ठीक है, रिक्तियों का डिफिनीशन लिखिए। और ये जो रिक्तियां होती हैं लिख दीजिए नीचे, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम रब करते हैं।
हम तीनों के बारे में बता दे रहे हैं, डिफिनीशन में बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहला है आपका त्रिकोणीय रिक्तियां। त्रिकोणीय रिक्तियां सबसे पहला है। त्रिकोणीय रिक्तियां क्या होती है? देखिए यहाँ पे हमने 3 गोले को इस तरह से रखा, तो इसके बीच में देखिए ये रिक्ति बन रही है, ये रेड वाला देखिए, ये रेड वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये रेड वाला, ये रेड वाला कैसा दिखाई दे रहा है? इस तरह से त्रिभुज की तरह से। तो ऐसे अगर हम लोग गोले को रखते हैं तो इसके बीच जो रिक्ति बनती है उसे हम लोग त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। 3 गोलों को स्पर्श करके रखने के बाद उनके बीच जो रिक्ति बनती है उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। जब 3 गोलों को स्पर्श करा के हम लोग रखते हैं तो इनके मध्य जो रिक्ति बनती है उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चतुष्फलकी रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकी रिक्तियां, इसमें क्या होता है? अगर हम इस तरह से 3 गोलों को रखें, इस तरह से 3 गोलों को, इस तरह से 3 गोलों को रखें, ये 3 गोलों को इस तरह से रख दें, ठीक है, तो ये त्रिकोणीय रिक्ति बनी है। और इस जैसे मान लीजिए इन तीनों गोलों को इस तरह से रखें। आप कोई कार्टून ले लीजिए जिसमें, जैसे आप कार्टून में जो गांव में रहते होंगे, जो शादी वगैरह होता है तो जो आपका मीठा आता है पैक करके, तो उसमें क्या होता है? नीचे नीचे रखा होता है, उसके ऊपर ऊपर रखा होता है। मतलब एक लेयर ऐसे रख देंगे, ऐसे एक लेयर रखेंगे, जस्ट इसके ऊपर ऐसा लेयर रखेंगे, यानी कि ये जो तीनों गोले रखे हुए हैं इस तरह से रखे हैं, इसके ऊपर हम लोग तीसरा गोला रखेंगे। कहाँ पे? ये जो रिक्ति है इसके ऊपर, इस तरह से। तो 4 गोलों को इस तरह से रखने पर जो रिक्ति बनता है उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं, ठीक है। लास्ट रिक्ति है आपका ये जो पहला देखिए, पहला आपका त्रिकोणीय रिक्ति है, दूसरा आपका चतुष्फलकी रिक्ति है, लास्ट है अष्टफलकी रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकी रिक्ति। अष्टफलकी रिक्ति किसे कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति किसे कहते हैं? देखिए अष्टफलकी रिक्ति में क्या होता है? 3 परमाणु पहले तो ऐसे ऐसे रखेंगे, इस तरह से, ठीक है, एक परत ऐसे रख दिए, एक परत ऐसे रख दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे 3 परमाणु ऐसे ऐसे करके रख दिए, ठीक है, एक परत हो गया। जस्ट इसी के ऊपर ये से हम लोग दूसरा परमाणु रखेंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से 8 परमाणु यहाँ पे हो गए हैं। तो इनके बीच जो खाली स्थान होता है आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, जब ये 3D में देखोगे तो आपको ये खाली स्थान दिखाई देगा। ऐसे खाली स्थान को हम लोग अष्टफलकी रिक्तियां कहते हैं। तो हम लोग रिक्तियों के बारे में पढ़े थे। रिक्तियां क्या होती हैं? जब परमाणु को रखते हैं तो उनके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिक्तियां। रिक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकी रिक्ति, अष्टफलकी रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति में क्या होता है? इस तरह से 3 परमाणु होते हैं, इनके बीच जो स्थान बनता है वो त्रिकोणीय बनता है। चतुष्फलकी रिक्ति में ऐसे एक परत 3 परमाणु को रखेंगे, जस्ट उसके ऊपर हम लोग जो खाली जगह है इसके ऊपर चौथा गेना रखेंगे। गेना समझ सकते हैं आप? 3 गेनों को ऐसे ऐसे करके रख दिए हैं, इसके ऊपर जो खाली जगह इसके ऊपर चौथा गेना रखेंगे तो ये चतुष्फलकी रिक्ति बनेगा। और अष्टफलकी रिक्ति में क्या होता है? 3 गोलों को रखेंगे, जस्ट उसके अपोजिट 3 गोलों को रखेंगे, मतलब 6 गोलों को रखने पे जो रिक्ति बनता है उसे क्या कहते हैं? अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। आप लोग अपने बुक वगैरह जो लिए हैं, बुक नहीं लिए हैं तो आप लोग बेंजीन बैच में जाकर ज्वाइन हो जाइए, या फिर यूट्यूब पर ही हम आपको बुक दिए हैं 12th के, तो बुक में जाकर ज़रा देखिएगा आप लोग। मैं बुक दिया हूँ फ्री में यार, बुक दिया हूँ आप लोगों को फ्री में, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे तो इसका फिगर दिया है, फिगर देख लीजिएगा। वैसे मैं अपने जो PDF शीट है उसमें भी मैं फिगर दे दिया हूँ चतुष्फलकी रिक्ति का, आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रिक्तियाँ कंप्लीट हुआ। इसे आप सब लोग फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद हम आप लोगों को बताएं निविड संकुल के बारे में। किसके बारे में? निविड संकुल के बारे में, निविड संकुलन के बारे में, ठीक है। वैसे देखिए निविड संकुलन जो होता है, यहाँ से क्वेश्चंस मैं अभी तक नहीं देखा हूँ एग्जाम में सीधे बनते हुए। हाँ कभी कभी बना हुआ है, कब 2016 में बना है, मतलब बनता है, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनता है, बनता है, कम बनता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस निविड संकुलन को अभी छोड़ देते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। निविड संकुलन कराएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग फ्लो में करते हैं, क्योंकि देखिए आपका बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपको लग रहा है समय ना, अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, आप लोग 13, 14, 15 चैप्टर्स पढ़ लें,
बहुत चैप्टर्स पढ़ने हैं, आगे चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, ठीक है। निविड़ संकुलन को हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, स्किप करते हैं, आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, साथ में 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। घनत्व का न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो सभी लोग कल के लेक्चर में जरूर आइएगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।